नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। 25 सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इस वीडियो सेशन की शुरुआत 26वें सेंटेंस इंप्रूवमेंट से करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देर किए ही। शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि सेंटेंस का क्या सिंटैक्स है, किस सिमेंटिक्स को कन्वे करने के लिए सेंटेंस की किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, किस ग्रामेटिकल पैटर्न को यूज़ किया गया है। वर्ड टू वर्ड चलेंगे, एनालाइज करते हुए जाएंगे और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट मांगा गया है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट पूछा गया है, जिसको मैंने वाइट किया हुआ है इस ब्लू लाइन के बीच में, जिसे वाइट किया गया है, वहां पर हम इंप्रूव करेंगे। ऑप्शन की हेल्प भी लेंगे। देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन ही होते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऑप्शंस की हेल्प भी लेनी होती है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है इस वीडियो का, जो कि 26वां है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। अगर आपके पास नया वाला है, उससे पुराने एडिशन है, तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस मैच कर लें। ठीक है। ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामिन द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज इन द एरिया। सेंटेंस तो काफी बड़ा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। ऑफिशियल्स देखिए, आपके सामने नाउन लिखा हुआ है और नाउन तीन ही फंक्शन में हो सकता है सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकता, ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी है। कॉम्प्लीमेंट भी इसे कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी है। फिर तो इसको सब्जेक्ट ही मानोगे आप। अब यहाँ पर लगी हुई है वर, जो कि बी की सेकेंड फॉर्म है। वर इसलिए लगी हुई है क्योंकि ऑफिशियल्स जो है आपका काउंटेबल कॉमन नाउन था और वो प्लूरल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है और ये लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या कहोगे आप इसे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करके चलेंगे इस सिनेरियो में कि ये पैसिव फॉर्म में लिखी हुई वर्ब है। ठीक है, वर हो गई हेल्पिंग वर्ब और आस्क हो गई मेन वर्ब। टू एग्जामिन यहाँ पर इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, 2 + V1 इन्फिनिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हो रहा होगा इसका दूसरा ऑब्जेक्ट। आस्क चूंकि डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो पहला ऑब्जेक्ट तो ऑफिशियल सब्जेक्ट बन गया। पैसिव के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट टू एग्जामिन इन्फिनिटिव ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये होगा आपका नाउन। अब ये जो इन्फिनिटिव है, इसमें खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट लेना है और वो ऑब्जेक्ट लिया इसने यहाँ पर द लाइक्लीहुड। यहीं पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो हम अभी कर लेंगे। लाइक्लीहुड नाउन है और द यहाँ पर आर्टिकल है। अब देखिए, लाइक्लीहुड को जैसे ही आप डिक्शनरी पर लेके चलते हैं, तो लाइक्लीहुड का मीनिंग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही आता है। ठीक है, लाइक्लीहुड का मतलब है द चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों से ही रिलेट करके लाइक्लीहुड को बताया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी में और प्रोबेबिलिटी में एक माइनर सा डिफरेंस है। माइनर भी कह सकते हैं और कहने वाले मेजर भी कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी एक अलग चीज है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, और प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पॉसिबिलिटी को बताने की कोशिश करूं, अगर मैं कहूं आपसे या कोई आपसे कहे कि डिफाइन पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी का मतलब है द पोटेंशियल ऑफ समथिंग हैपनिंग, द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पॉसिबिलिटी बात करती है। मैं यहां पर लिख देता हूं द पोटेंशियल ऑफ समथिंग हैपनिंग। पॉसिबिलिटी सिर्फ ये चीज बताती है। पॉसिबिलिटी अगर आप कह रहे हैं कि किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी है, रेन की पॉसिबिलिटी है, या फिर ब्रिज के कोलैप्स की पॉसिबिलिटी है, या चुनाव में उस कैंडिडेट के जीतने की पॉसिबिलिटी है, तो आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। यस और नो पे बात चल रही है, केवल इतना। केवल दो ही चीज़ें, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, या तो यस होगा या नो होगा। ठीक है, कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट के होने की
पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन देती है। जबकि दूसरी ओर जो प्रोबेबिलिटी है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कह लीजिए या स्टैटिस्टिकल कह लीजिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से मतलब है कि जब आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आप ये इंक्लूड कर लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी प्रोबेबल है, कितना चांस है इसके होने का। यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी में सिर्फ ये देखते हैं कि इसका चांस है या नहीं है इसके होने का, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आप देखते हैं कि कितना चांस है इसके होने का। 60%, 7%, 70%, 90%। अगर कोई 100% चांस है, अगर किसी का 100% चांस है किसी इवेंट के, किसी सिचुएशन के होने का, तो आप उसे कहते हैं सर्टेन। और अगर किसी का 0% चांस है, किसी भी सिचुएशन या इवेंट के होने का 0% चांस है, तो आप उसे कहते हैं इम्प्रोबेबल। ठीक है। अब ये एवरीडे लैंग्वेज में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को एक जैसे ही टर्म मानकर यूज कर ले आता है। जहां पर पॉसिबिलिटी कहनी होती है वहां प्रोबेबिलिटी कह दिया जाता है, जहां प्रोबेबिलिटी कहनी होती है वहां पर पॉसिबिलिटी कह दिया जाता है ना। ज़्यादातर जो हमारे स्पीकर्स हैं, ज़्यादातर जो इंग्लिश यूज़र हैं, वो इन टर्म्स के डिफरेंस को या जो इनके बीच में अंतर है उसको नहीं समझते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो बस यूं ही इन्हें यूज़ कर लेते हैं। एवरीडे लैंग्वेज में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी प्रोबेबल है ना, हाउ लाइकली इट इज़। और ये सिर्फ बताता है कि होगी या नहीं होगी, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन लाइकलीहुड का मीनिंग दोनों ही निकल के आ जाता है। अब आप ये सोचिए, प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही है। अब आप ये सोचिए कि यहां पर तो प्लान किया जा रहा है, क्या लिखा है आगे, द लाइकलीहुड ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन हो रही है इट मींस वो जिरेंड हो रही है। और चूंकि जिरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब खुद ट्रांजिटिव नेचर की है, तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। बैंकिंग फैसिलिटीज, फैसिलिटीज नाउन हो गया और बैंकिंग इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, फैसिलिटीज के लिए। इन प्रीपोजिशन और इन द एरिया वो लोकेशन बताने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रेज लग गई। इन द एरिया प्रीपोजिशन इनका ऑब्जेक्ट, और इन द एरिया ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब प्लेस फ्रेज लग गई। अब आप सेंटेंस के मीनिंग को अगर कंटेक्स्ट को पकड़ पा रहे हैं तो यहां पर तो प्लान किया जा रहा है, बैंकिंग फैसिलिटीज इस एरिया में देने का प्लान किया जा रहा है। और जबकि लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कुछ भी ये होती है, या मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है अननोन इवेंट्स की, जिन इवेंट्स के बारे में हमें पता नहीं होता होंगे या नहीं होंगे, उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात होती है। जिन चीजों को प्लान किया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी थोड़ी ना देखोगे आप, उनको तो आप प्लान कर रहे हो। यहां पर तो प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज की बात हो रही है, एग्जामिन किया जा रहा है चीजों को, तो ये तो प्लान किया जा रहा है किसी फैसिलिटीज को देने का। तो यहां पर आप प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं जानना चाहते हो। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो उस सिचुएशन में हो सकती है जब कोई अननोन इवेंट हो, जब आपको पता नहीं हो इवेंट के बारे में। यहां तो इवेंट को प्लान किया जा रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी या लाइकलीहुड तीनों ही सेंटेंस के कंटेक्स्ट में मीनिंगफुली एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, जस्टिफाइबल नहीं है। कोई लगा भी देगा तो अपसर्ड सा मीनिंग आएगा निकल के। इंप्रूव्ड वर्जन है प्रॉफिट को यूज करना, इसीलिए आपकी बुक में प्रॉफिट लिखा हुआ है, लाइकलीहुड की जगह काट के क्या लिखा, प्रॉफिट लिखा। कि आप जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया में, उसमें प्रॉफिट क्या है। ठीक है, ये सही आंसर है। ये हो गया आपका 26 का थर्ड। बाकी अगर आपको इतना सब नहीं भी पता प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बारे में, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि लाइकलीहुड का मतलब प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होता है। जब लाइकलीहुड का मतलब प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी होता है तो ये तीनों ऑप्शन तो एक ही जैसे हो गए भाई। लाइकलीहुड यानी कि नो इंप्रूवमेंट, और प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी तो लगभग एक ही ऑप्शन हो गया, सिमिलर ऑप्शन हो गए। एवरीडे लैंग्वेज में तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं ये दोनों वर्ड, हालांकि डिफरेंस है, मैं बता चुका हूं।
तो ये तीनों ऑप्शन तो एक ही जैसे हैं, एक ही ऑप्शन अलग है। अगर तुक्का ही मारते तो भी सही हो जाता। हालांकि तुक्के से काम होना नहीं है, तुक्के से आपका सिलेक्शन होना नहीं है। 27 पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज ऑब्स्टेकल इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। अब एक ही स्टेट की बात होती है, एक ही स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी शहर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या शहर में, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट का मतलब जहां पर दो स्टेट या दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही हो। जैसे यूपी से उत्तराखंड, यूपी से दिल्ली, ठीक है, यूपी से बिहार, बिहार से मध्य प्रदेश। यूपी में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, लखनऊ से बरेली, लखनऊ से आगरा, तो वो हो गया इंट्रा स्टेट। ऐसी इंटरनेशनल होता है, ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब जब दो नेशंस को इन्वॉल्व कर दिया जाए या दो से अधिक नेशन को इन्वॉल्व किया जाए, एक से ज्यादा नेशन हो, इंटरनेशनल। इंट्रानेशनल हो जाएगा जब एक ही नेशन के भीतर की बात हो रही हो, ठीक है। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस है, यहां पर ए लगा हुआ है, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो वर्ड मेरे सामने आ गया तो मैंने बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन नाउन है, इंटर स्टेट, इंटर उसके लिए हो रहा है एडजेक्टिव उस नाउन के लिए। और सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करें तो सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, शॉर्टेज हो गया नाउन और द हो गया आर्टिकल, जो कि एक नाउन फ्रेज है। आप जानते हैं कि यहां पर तो ये सब्जेक्टिव होगी और ऑफ प्रीपोजिशन लगा है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फ्यूल, और हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश की गई है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर किया गया है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगाया गया है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर। ये आपकी नाउन फ्रेज जो ऑब्जेक्ट हो रही है। लेकिन एक गलती कर दी है एग्जामिनर ने यहां पर, और वहीं पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो वर्ड लिखा हुआ है ना ऑब्स्टेकल, ये कोई वर्ब नहीं होता, ये वर्ब नहीं है। एक्चुअली में जो ऑब्स्टेकल लिखा हुआ है यहां पर, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल एक नाउन है और इस नाउन का मतलब होता है समथिंग दैट स्टॉप्स यू और ब्लॉक्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये तो आप स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए हैं, इसको हटा देता हूं। ऑब्स्टेकल एक नाउन होता है जिसको वर्ब बनाकर इसमें ईडी लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, यूं ही गलती कर दी, जहां पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ऑब्स्टेकल एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है समथिंग, कोई ऐसी चीज, दैट स्टॉप्स और ब्लॉक्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। हिंदी में समझे तो बाधा, सॉरी। फिर यहां पर होना क्या चाहिए था? यहां पर कोई वर्ब होनी चाहिए थी जो इस मीनिंग को कन्वे कर सके। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सी वर्ब है। नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, इंप्रूवमेंट की तो आवश्यकता है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इजियर, और ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। तो ट्रांजिटिव फंक्शन के हिसाब से देखें तो वर्ब फिट हो जाती है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से देखें तो वर्ब फिट नहीं होती, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फ्यूल ने इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन को रोका होगा, उसको फैसिलिटेट थोड़ी किया होगा, उसको ईजियर थोड़ी बनाया होगा। भाई शॉर्टेज ऑफ फ्यूल की वजह से तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में बाधा आई होगी, ठीक है। तो इस मीनिंग को, जिस मीनिंग को हमें यहां पर कन्वे करना है, उस मीनिंग के लिए फैसिलिटेट सही वर्ब नहीं है, बल्कि उल्टी वर्ब है। अपोजिट एंटोनियम लिखा हुआ है। जो वर्ब हमें चाहिए यहां पर वो होनी चाहिए हैम्पर्ड। हैम्पर का मतलब होता है टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जिस मीनिंग को हम यहां पर कन्वे करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने नाउन लगाया था, उस मीनिंग को एक्चुअली में हैम्पर वर्ब कन्वे करती है। तो यहां पर क्या यूज होगा? हैम्पर्ड यूज हो जाएगा ऑब्स्टेकल की जगह। आपकी जो तीसरी वर्ब लिखी हुई है बर्डन्ड, ये भी गलत है। मतलब मीनिंग फुल्ली तो है, लेकिन इस सेंटेंस में गलत है, क्योंकि बर्डन
बर्डन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो बर्डन वर्ड है, बर्डन जो वर्ड है BURDEN, ये नाउन भी हो जाता है। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब क्या है? हैवी लोड। बर्डन का मतलब अ हैवी लोड दैट यू कैरी। ठीक है। और जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू ट्रैवल समवन विद डिफिकल्टी। ठीक है। ये वर्ब का जब ये बर्डन वर्ब हो जाती है तो इसका मीनिंग हो जाता है। तो ट्रबल तो किया नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन कोई पर्सन है उस पर्सन पर बर्डन डाल दिया है, उसको ट्रबल, उसमें कुछ डिफिकल्टीज डाल के उसमें कुछ ट्रबल कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम पर यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे कर रही है, जो मीनिंग हमें इस कंटेक्स्ट में चाहिए। ये आपका 27 सेंटेंस हो गया। अगले पर चलते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबैंडन द मैच। अगर हम इसकी बात करें तो आपके सामने लिखी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैं आपको चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर ये बता चुका हूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह इस्तेमाल होती है। एक तो वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। कहां पर? उन 6 टेंस में। कौन से 6 टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब उस मीनिंग में तो बीइंग यहाँ पर लिखी नहीं गई है, और वैसे भी बीइंग मेन वर्ब हो नहीं सकती है। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर दिखाऊं यहाँ पर एक, जैसे मैंने लिखा सी इज राइटिंग अ लेटर। अब ये जो राइटिंग है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है। यहां पर लिख देता हूं साफ साफ शब्दों में, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है, और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है मेन वर्ब है, और ये है हेल्पिंग वर्ब हमारी। तो मेन वर्ब यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है, और बी की किसी फॉर्म के साथ इस्तेमाल होती है। यहां पर बी की कोई ना कोई फॉर्म लगी होगी, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऑब्जर्व कर लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस को, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस को, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। बी की कोई ना कोई फॉर्म लगी होगी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, और यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब हो रही होगी और कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही होगी इन 6 टेंस में। वो सिचुएशन तो यहां पर है नहीं। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये जो बीइंग है ना, ये मेन वर्ब हो ही नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ये इसी फॉर्म, इसी का एक इन्फ्लिक्शन तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह लिख रखा है, फिर दोबारा इसको मेन वर्ब बनाने की क्या जरूरत है? फिर हमने ऐसा नहीं कर दिया कि जो फंक्शन हम इससे ले रहे हैं वही फंक्शन हम इससे ले रहे हैं, ये मेन वर्ब हो ही नहीं पाती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो बी है ना, ये जब मेन वर्ब होती है, ये जो बी है, ये जब मेन वर्ब होती है, ये लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब के बाद लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो स्टेट या कोई कंडीशन होती है। स्टेट या कोई कंडीशन होता है किसका? सब्जेक्ट का। जैसे मैं यहां पर लिखूं सी इज स्टूपिड, मैंने यहां पर लिखा सी इज स्टूपिड, तो यहां पर क्या लिखा है? एडजेक्टिव, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यूज कर रहे हैं, बी की एस या ई एस फॉर्म को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिया। लेकिन आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। आप इसको अगर ऐसे लिखने की कोशिश कर भी देंगे, सी इज बीइंग स्टूपिड, तो बिल्कुल अपसर्ड हो गया। क्योंकि ये जो बीइंग है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और लिंकिंग नेचर में भी लिंकिंग नेचर की है, वो बात सही है, लेकिन स्टेट या कंडीशन इसके बाद लिखी जाती है, और ये हो जाती है स्टेटिव नेचर की वर्ब। और स्टेटिव नेचर की वर्ब कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस ही नहीं करती है। जैसे लैक है, वांट है, हैव है, ठीक है, नो है, एग्री, डिसएग्री, मैं बहुत सारी वर्ब इस तरह की बता चुका हूं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बीइंग वर्ब कभी भी, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती है। फिर ये सब मैं समझा रहा था, एक स्टूडेंट इधर से कोने से बोल पड़ा कि सर अगर ऐसी बात है तो फिर इसको पैसिव बना के दिखाओ। ये जो सेंटेंस आपने लिखा है शुरू में, आप इसको पैसिव बना के दिखाओ। मैंने बोला चल बना देता हूं। मैंने लिखा अ लेटर
इज बीइंग रिटन बाय हर, यही तो बनेगा इसका पैसिव। वो कह रहे थे सर, आप कह रहे थे कि सर इज बीइंग आएगा नहीं, यहां पर क्या लिख दिया आपने, यहां पर तो आपने इज बीइंग रिटर्न कर दिया, इज बीइंग लिखा तो है। तो मैंने उसको समझाया कि बच्चा बीइंग यहां पर अब मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब अभी भी हमारी राइट ही है या रिटर्न है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न है, लेकिन हमने इसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी ले जाना था, और जिस कंटिन्यूटी को एक्टिव फॉर्म में दर्शाया गया था उस कंटिन्यूटी को हमें पैसिव फॉर्म में भी दर्शाना था, तो हमें बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगानी थी। तो इस वाली बी की फॉर्म को हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म में लिखा, और ये जो बीइंग है अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में इस बीइंग को अब आप हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर करेंगे। अब मेन वर्ब है केवल रिटर्न, और ये जो बीइंग है ये हेल्पिंग नेचर की वर्ब है। यहां पर सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है इस वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में ले जाने के लिए, और ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है इस वाली वर्ब को पैसिव स्ट्रक्चर में ले जाने के लिए। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया एक केस कि बीइंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ एक सिचुएशन क्या हो सकती है। दूसरी सिचुएशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ है जिरेंड वाली, कि वो जिरेंड हो जाते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन की तरह काम करने शुरू कर देती है, नाउन की तरह से मतलब जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनने की कोशिश करे तो वो नाउन हो जाएगी और वो जिरेंड कहलाएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर मैं आ जाता हूं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो यहां पर क्या है, ये स्मोक की आईएनजी फॉर्म आपने लगाई हुई है और ये हो रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो सकते हैं केवल नाउन, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन हो रही है। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन हो रही है तो आप उसको कहते हैं जिरेंड। दूसरी सिचुएशन ये है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं आई क्विट स्मोकिंग, यहां पर ये क्विट क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट कोई नाउन ही हो सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि नाउन हो सकता है, इट मींस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो आपने लिखी है वो क्या है, एक नाउन है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो रही है तो उसे आप कहते हैं जिरेंड। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ये दूसरा यूसेज है पूरी इंग्लिश ग्रामर में। पहला तो वो मेन वर्ब हो जाती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन बीइंग मेन वर्ब भी नहीं हो पाती। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब हो जाती है जैसे राइटिंग हो गई थी, लेकिन बीइंग एक ऐसी वर्ब है या बी एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब नहीं हो पाती। अगर आप कहीं उसको लिखोगे भी तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रही होगी या फिर वो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में लिखी होगी। बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग मेन वर्ब नहीं हो पाती। दो सिनेरियो आपको मैंने बता दिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब हो जाती है जैसे राइटिंग हो गई, और दूसरा कि वो जिरेंड हो जाती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के काम में आ जाती है जैसे स्मोकिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब तीसरी जो सिचुएशन है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ये भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे मैंने एक यहां पर लिखा, आपके सामने मैंने यहां पर लिखा डांसिंग स्टैचू, तो स्टैचू हो गया नाउन, और ये डांसिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये क्यों लगाई गई है, ये लगाई गई है इस स्टैचू के बारे में बताने के लिए। तो कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी क्लोज या कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है, किसी नाउन के बारे में बताने के लिए लगाया गया है, तो वो नाउन मॉडिफायर हो गया, और नाउन मॉडिफायर को ही एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म या एडजेक्टिव हो रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव हो जाए किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरी सिचुएशन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज इंग्लिश ग्रामर में ये है। तो यहां पर जिरेंड तो वो है नहीं, मेन वर्ब तो वो है नहीं। भाई मेन वर्ब होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होती, जैसे यहां पर लगा है इज राइटिंग, राइटिंग से पहले इज, तो मेन वर्ब तो ये है नहीं।
जिरेंड भी ये नहीं है, क्योंकि जिरेंड होती तो नाउन के फंक्शन में होती। नाउन के क्या फंक्शन होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ये होती तो इसके बाद कोई मेन वर्ब लगी होती, नहीं लगी। इसके बाद तो एक नाउन फ्रेज आ रही है और सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है और उसका सब्जेक्ट हमने बी यहां पर लिख रखा है। और ऑब्जेक्ट होती तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगा होता, तो इसको आप जिरेंड यानी कि नाउन भी कंसीडर नहीं कर सकते। फिर तो निश्चित तौर पर ही इस बीइंग को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, बी की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर किया जाना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर मुझे जगह चाहिए। ठीक है, तो ये जो बी की आईएनजी फॉर्म लगी है, बी की आईएनजी फॉर्म लगी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, ये निश्चित तौर पर ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होनी चाहिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए मॉडिफाई करने के लिए आया होगा। अगर एडजेक्टिव है, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई होगी। सेंटेंस में कहां है वो नाउन प्रोनाउन जिसको मॉडिफाई करने के लिए आई है? देखिए, एक तो ये है डे नाउन, एक ये प्रोनाउन है पूरे सेंटेंस में, एक ये मैच। ठीक है, अब दो नाउन है, एक प्रोनाउन है, इन्हीं तीनों में से किसी एक को मॉडिफाई करने के लिए हमने एडजेक्टिव लगा रखा होगा। अगर लगाया है अगर हमने एडजेक्टिव पूरे सेंटेंस में इस्तेमाल किया है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। यही तो है, बस यही तीन नाउन प्रोनाउन है, और तो बाकी तो अलग पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड हैं। तो इन्हीं तीनों में से किसी एक को मॉडिफाई करने के लिए बीइंग को लगाया गया होगा। अब देखिए, जो रेनी डे है इसको तो ये मॉडिफाई कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो खुद इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। दिक्कत ये होती है, दिक्कत नहीं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, दिक्कत नहीं कहेंगे। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है या जिरेंड है, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है। चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, जिरेंड हो, या पास्ट पार्टिसिपल हो, या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, या बेयर इन्फिनिटिव हो, ये सारे के सारे ही नॉन फाइनाइट वर्ब है। इनमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहता है। तो जब हमने इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने इसे पाया कि ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। अगर ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो अपने एट्रीब्यूट को छोड़ेगी थोड़ी ना, उस फंक्शन को, ये उस रोल को प्ले करेगी। तो लिंकिंग वर्ब है तो क्या लेगी अपने बाद? कॉम्प्लीमेंट लेगी, और यही कॉम्प्लीमेंट बनकर लगाया गया है अ रेनी डे इस नाउन फ्रेज को। डे नाउन हो गया और रेनी हो गया एडजेक्टिव इस डे के लिए, और ए हो गया आर्टिकल इस डे के लिए। ये जो पूरी नाउन फ्रेज है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह लगाई गई है इस लिंकिंग वर्ब का, जो कि खुद एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और खुद एक एडजेक्टिव हो रहा है किसी नाउन प्रोनाउन के लिए। तो ये डे तो इसका, डे के लिए तो ये लगाई नहीं गई है। डे तो वो नाउन नहीं है जिसके लिए बीइंग को एडजेक्टिव होना है। ये डे तो खुद बीइंग की वजह से लगाया गया है। ठीक है, यानी कि बीइंग अब किसी और के लिए आई है। क्या वो बी के लिए आई है? कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है कि बीइंग अ रेनी डे, ये पूरी प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव फ्रेज बी के लिए आई है। तो लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल नहीं है ना। बी तो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, और अगर हम ये कह रहे हैं कि बीइंग अ रेनी डे बी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बी बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, तो क्या बी रेनी डे हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बी के लिए मीनिंगफुली जस्टिफाई नहीं हो रहा। सिंटैक्टिकली ये कहा जा सकता था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस प्रोनाउन के लिए लगा होगा। सेंटेंस का जो पहला ही प्रोनाउन या नाउन होता है, क्लोज का, मेन क्लोज का जो पूरा जो पहला ही वर्ड होता है, जो पहला ही सब्जेक्ट होता है या नाउन या प्रोनाउन होता है, उसी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को आया हुआ माना जाता है सिंटैक्स के हिसाब से। लेकिन यहां ये सिमेंटिकली गलत हो रहा है, मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वी तो रेनी डे हो नहीं सकते, तो वी के लिए ये नहीं आया। मैच के लिए भी ये नहीं आया, मैच भी रेनी डे नहीं हो सकता, मीनिंगफुल नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर मैच लगा कर देखोगे तो भी ये नहीं, तो भी ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा, सिमेंटिकली गलत हो रहा है। मैच भी कोई रेनी डे नहीं हो सकता। एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये बीइंग अ रेनी डे, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग एडजेक्टिव बनाकर लगाया गया है, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया गया है, उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में कहीं लिखा ही नहीं गया है। सेंटेंस में कहीं लिखा ही नहीं गया है। ये लगाया किसके लिए गया है? ये लगाया गया है वेदर को रिफर करने के लिए। वेदर को कहा जा रहा है, वेदर को या डे को कहा जा रहा है रेनी डे।
है ना, वेदर को रिफर करने के लिए लगाया गया है, यानी कि जो बीइंग है इस वेदर के लिए लगाया गया है। तो अगर इस वेदर के लिए लगाया गया है तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं वेदर को नोट करना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। तो अब हमारे पास इसको इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि हम इससे पहले द वेदर लगा दें। द वेदर बीइंग अ रेनी डे वी हैड टू अबैंडन द मैच। अब देखिए हम क्या कर सकते थे, और हम यहां पर क्या कर सकते थे कि इस बीइंग को मेन वर्ब बना सकते थे, और इसको मेन वर्ब बना के फिर हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखते, फिर हमें यहां पर द वेदर लिखना चाहिए था। और चूंकि फिर एक ये वाली क्लोज हो गई और एक ये वाली क्लोज हो गई, तो फिर यहां पर कंजंक्शन भी आना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि इस बीइंग को मेन वर्ब भी नहीं बनाया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि मेन वर्ब हो नहीं पाएगी, मीनिंगफुल नहीं रहेगा, तो इसको मेन वर्ब भी नहीं बना सकते। अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस द वेदर को ऐसे के ऐसे ही लगा दें, बस ये एक जुगाड़ है। अब द वेदर को ना लगा के आप इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज कर देते हैं। इट द वेदर के लिए तो यूज किया जाता है, इट वेदर को, इवेंट्स को, टाइम को, डेट को रिफर करने के लिए, किसी सिचुएशन को रिफर करने के लिए इट प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो होता क्या है कि इस बीइंग से पहले ऐसे ही इट को लगा दिया जाता है, ये बस एक जुगाड़ है, ठीक है। अब देख लो ये ऑप्शन कहाँ है, इट बीइंग ए रेनी डे, ये रहा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि हैविंग बीन लगाकर आपने इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले गए, परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया। परफेक्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है उस एडजेक्टिव वाली जो वर्ब है उसके कंप्लीशन को दिखाने के लिए कि वो कंप्लीट हो गई तब ये वाला काम हुआ। लेकिन वो बात तो सही है, कंप्लीशन तो आपने दिखा दिया, लेकिन जिसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आया है वो नाउन प्रोनाउन अभी भी सेंटेंस में नहीं है, तो वो गलती तो यहां पर भी रही। इट बीन ए रेनी डे भी गलत हो जाएगा क्योंकि इट बीन ए रेनी डे, बीन आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आपने यूज कर ली तो या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ करते आप, है ना, या तो आप ऐसे लगाते इट हैज बीन अ रेनी डे, तब सही हो जाता। और या फिर अगर आपने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बना के लगा दिया तो भी ये गलत हो गया, तो ये सिंटैक्टिकली गलत हो गया, ठीक है। गलत ये इसलिए हो गया क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जिस नाउन प्रोनाउन के लिए लगाए जाते हैं पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, और हमने इससे पहले ही उस सब्जेक्ट को लगाया हुआ है और बाद में उस कॉम्प्लीमेंट को भी लिखा हुआ है, तो पैसिव मीनिंग को कन्वे कर नहीं पाएगा, है ना। तो सही ऑप्शन होना चाहिए आपका दूसरा। ये इसका 28 का सॉल्यूशन है और ऐसा इसलिए होता है। चलिए आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। 29, राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, गेव डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब आपको मैं बता चुका हूं, वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्या दिया और किसको दिया। क्या दिया मतलब व्हाट का रिप्लाई, और किसको दिया मतलब हुम का रिप्लाई, ठीक है। किसको दिया और क्या दिया, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट 2। तो इसने अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक तो पर्सन को लिया है ऑब्जेक्ट के रूप में और एक लिया है इस थिंग को। ऐसी वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में दो नाउन या प्रोनाउन को लेती हैं, पर्सन को भी लेती हैं, थिंग को भी लेती हैं, कही जाती हैं डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। तो गलती पूछी है हमारी यहां पर एन ओल्ड सीजर में। अब देखिए जो सीजर है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट ये आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये आ गया नाउन फ्रेज, ठीक है। अब इस नाउन फ्रेज को इंप्रूव करने के लिए बोला गया है, तो पहले तो इसमें गलती देख लेते हैं, गलती क्या है, फिर इसको इंप्रूव करने की बात आएगी। अब देखिए जो सीजर आपके सामने लिखा हुआ है SCISSOR, ये एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। नाउन होता है सीजर्स, सीजर्स नाउन होता है और सीजर वर्ब है, ठीक है। सीजर जब वर्ब है तो इसका मतलब है टू कट थिंग्स अपार्ट। अपार्ट मतलब अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टुकड़ों में। जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर सीजर्ड द पेपर्स, ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ये हो गया सीजर का मतलब, सीजर एक वर्ब है। जब सीजर्स
में एस लगा दोगे, सीजर में एस लगा दोगे, वो बन जाता है नाउन। अब इस नाउन पे जरा बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना सीजर्स, ये एक नाउन है। अब इस नाउन को, कॉमन नाउन है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं सेंटेंस में, जैसे मैंने लिखा है गिव मी द सीजर्स, और ये बिल्कुल सही सेंटेंस है भाई, नाउन है और आपने इस डायट्रांजिटिव नेचर का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बना दिया, थिंग लिख दिया आपने व्हाट का रिप्लाई में। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि जो सीजर्स है ये कभी भी सिंगल यूनिट में नहीं पाया जाता, या इसकी जो सिंगल यूनिट है उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। ये हमेशा पाया जाता है एक पेयर में, या यूं कहिए कि जो सीजर्स है उसका सिंगल यूनिट में हमारे पास, ह्यूमन के पास कोई यूज नहीं है। बनाने वाला बनाता होगा, फैक्ट्री वाला पहले एक सिंगल यूनिट बनाता होगा। सीजर्स का मतलब क्या है, ये इस तरह का ब्लेड, ठीक है, और यहाँ पर पकड़ने का हैंडल है, और यहाँ पर वो जिससे कपड़े को काटते हैं टेलर लोग, उसकी बात हो रही है, यहाँ पर उसका ब्लेड लगा रहता है, ये सीजर होता है। तो बनाने वाला इसे पहले बनाता होगा एक पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट को बनाता होगा, फिर यहाँ पर वो पेच लगाता होगा, बेल्ड करता होगा, उसे जॉइन करता होगा, तभी बनाई जाती होगी। लेकिन हमारे पास, हमारे यूसेज में सीजर की किसी सिंगल यूनिट का कोई यूज नहीं है। तो जब हम उसे बोलते हैं या कहते हैं या उसे किसी सेंटेंस में लिखते हैं, तो अगर हम उसे काउंट करना है तो हम उसके पेयर बनाकर उसको काउंट करते हैं, क्योंकि सिंगल यूनिट का तो कोई यूज है ही नहीं। तो अगर काउंट करेंगे तो सिंगल यूनिट को काउंट ही नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ इस, अगर आप सीजर कह रहे हो आप, तो इसका मतलब यही तो हुआ। क्या यूज है इसका, क्या करोगे इसका? किसी को मारने वारने के काम में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई मेन यूज इसका नहीं है। मेन यूज इसका होता है, और ये होता है पेयर में। तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हमें इसको काउंट करना है तो हमें इसको इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए हमें इसको पेयर में लाना पड़ता है। तो जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम पेयर लिख के यूज करते हैं, और उस पेयर को, जो हमने पेयर बना लिया, इसको काउंट कर सकते हैं। अगर ये एक है तो अ पेयर ऑफ सीजर्स लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखा जा सकता है। अगर दो है तो टू पेयर्स ऑफ सीजर्स लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन है, इस एस को प्लूरल में समझ लेना। ये सिंगुलर ही लिखा हुआ है आपके सामने, और ये भी सिंगुलर ही लिखा हुआ है। लेकिन जब काउंट करने की बारी, ये तो एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है सीजर्स, लेकिन जब काउंट करने की बारी आती है तो काउंट करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को काउंट करते हैं, है ना। इसकी एक काउंटेबल यूनिट बनाने के लिए हमें इसके साथ पेयर लिखना पड़ता है। तो अगर कहीं पर भी लिखने की जरूरत पड़ती है तो क्या लिखते हैं आप, अ पेयर ऑफ सीजर्स या टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। इतनी सी सिंपल सी बात है। अब इस हिसाब से देखें तो क्या हो जाना चाहिए था, यहां पर हो जाना चाहिए था अ पेयर ऑफ ऑल सीजर्स। यहां पर देखिए उसने फिर से वर्ब लगा दी, और यहां पर आपने उसने क्या किया, पेयर नहीं लगाया, तो यहां पर ये गलत हो गया। एन सीजर्स का, एन ओल्ड सीजर का कोई मतलब नहीं है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मेरा ये वाला एग्जाम्पल देखो। जैसे एक शू है, आप जानते हैं कि एक शू एक यूनिट है। आप किसी को फेंक के मारते हैं तो एक ही जूता फेंक के मारते हैं, और आप जब पैर में पहनते हैं तो एक ही जूता एक बार पैर में पहनते हैं, पहले इस पैर में पहनेंगे फिर इस पैर में। कंपनी वाला एक जूता बनाता भी है, हालांकि जब बेचने जाएगा तब उसको दो पेयर में बेचना पड़ेगा। तो बात इनके यूसेज की है, इनकी एग्जिस्टेंस तो है ही, सिंगल यूनिट एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हम जो एवरीडे लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं वो हम इनके फंक्शन के हिसाब से इनको यूज कर रहे हैं। एक जूते का ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। हाँ, ट्रक वगैरह के सामने टांग दिया, घर के छत के सामने टांग दिया, नजर ना लगे तो वो अलग बात है, तो उस फंक्शन में आशु यूज भी कर सकते हैं।
अगर शू एक यूनिट है और सिंगल यूनिट है, कंपनी वाला उसको बनाता है, अगर उसकी सिंगल यूनिट का कोई यूज है तो उसको सेंटेंस में यूज भी किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वाई डू इंडियन ट्रक ड्राइवर्स हैंग a shoe on the front of their truck। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा मैंने, शू लिखा, नाउन एक हो गया आर्टिकल। भाई एक ही जूता तो टांगते हैं, वो पेयर नहीं देखा होगा आपने कभी टंगा हुआ, एक ही जूता टंगा रहता है लेदर का बना हुआ। तो सेंटेंस में अगर हम आ शू यूज कर रहे हैं तो हमारे जो मीनिंग है उसको लॉजिकली जस्टिफाई करना चाहिए। यही तो है कहने का मतलब। ऐसा नहीं है कि शू को आ शू लिखा नहीं जा सकता, लिखा जा सकता है, बट उसका फंक्शन यूजेबल, उसकी जो यूनिट है वो यूजेबल हो, तभी तो उसको लैंग्वेज में बोलने का या सुनने का मीनिंग आएगा, लॉजिकल मीनिंग निकल के आएगा, सुनने वाला कुछ समझेगा। तो यहाँ पर शू के साथ ए आर्टिकल बिल्कुल सही हो गया, सिंगल यूनिट को हमने यूज कर लिया। वाई डू इंडियन ट्रक ड्राइवर्स हैंग अ शू ऑन द फ्रंट ऑफ देयर ट्रक। लेकिन आप ये सोचिए कि बाई करने आप जाएंगे या सेल करेंगे आप शू को, या आप वियर करेंगे, परचेज करेंगे, पहनेंगे या किसी को गिफ्ट करेंगे, तो क्या एक सिंगल शू का कोई फंक्शन है, कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस लिखेंगे जिसमें इस तरह की वर्ब्स यूज होंगी, इस तरह के फंक्शंस के मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब यूज होंगी, तो क्या आप आशु को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, बोलने में भी बड़ा अटपटा लगेगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं आई परचेज अ शू, परचेज लिख देता हूं या बॉट लिख देता हूं, आई बॉट अ शू फॉर माई डॉटर्स, फॉर माई डॉटर। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगी वो एक जूते का? नहीं ना। तो अब चूंकि ये ऐसी वर्ब मैंने लगा दी है जहां पर अ शू का कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसके पेयर को लिखना पड़ेगा। एक्चुअली में जो शू का पेयर होता है वो यूजेबल होता है, उसका एक फंक्शन होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसकी एक यूनिट बनानी पड़ेगी। अब मुझे इसकी एक यूनिट बनानी पड़ेगी और उस यूनिट को फिर मैं काउंट कर सकता हूं। और इसकी यूनिट बनाने के लिए मैंने क्या किया? इसको पेयर किया, अ पेयर ऑफ शू। तो अब तो मैं अ पेयर ऑफ शू भी लिख सकता हूं, टू लिए है तो टू पेयर्स ऑफ शूज भी लिख सकता हूं। ठीक है, शूज हो जाएगा, शू नहीं शू, क्योंकि अ पेयर की बात हो रही है तो शूज यहां पर प्लूरल रखना पड़ता है, हमें प्लूरल नाउन लगाना पड़ता है। ठीक है, यहां पर केवल शूज लगा देते। अगर आप ऐसे लिख देते आई बॉट शूज फॉर माई डॉटर, तो शूज यहां पर सही तो हो जाता एक तरीके से, लेकिन फिर ये रिफर नहीं कर पाता कि कितने खरीदे। हो सकता है 5 खरीदे हो सकता है 9 खरीदे हो, और फिर से ऑड नंबर आ गए। भाई 5 में क्या है, दो तो पेयर हो गए, एक इसका क्या करोगे? तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए इसके साथ पेयर लिखना पड़ता है, वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, शूज को आप, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख के बताता हूं आप कहां शूज को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा द बेगर फाउंड सम टोन शूज इन द गार्बेज। अब यहां पर आपको इसके साथ पेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पेयर लगा भी दोगे, आप ऐसे लिख भी दोगे सम पेयर, अगर आप ऐसे लिख भी दोगे सम पेयर्स ऑफ टोन शूज, तो भी सही हो जाएगा। लेकिन सम टोन शूज अगर आपने लिखा है तो भी सही है, क्योंकि गार्बेज में अगर किसी को, बेगर को अगर शूज मिले हैं तो जरूरी नहीं है वो पेयर में मिले हो सकता है उसको 6 मिल गए हो सकता है उसको 3 मिले हो सकता है उसको 21 मिले हो। ठीक है, तो आप इस बात को जरा थोड़ा सा लॉजिकल समझिए। और ऐसे बहुत सारे नाउन आपको मिलेंगे जिनकी जो काउंटेबल यूनिट है वो पेयर में होती है,
उनका सिंगल यूनिट, उनका एज ए सिंगल यूनिट कोई यूज नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। तो जब हम उस तरह की वर्ब लगाएं तो उनके पेयर को एक यूनिट बनाएं और फिर उस यूनिट को, उस पेयर को काउंट करें। ये है मेरे कहने का मतलब। चीज़ों को याद करना, कई बार ऐसा होता है कि आपने याद कर ली और आपकी मेमोरी अच्छी है तो वो आपके साथ रह जाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो चीज़ों को समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स आ जाएगा, इस एन ओल्ड सीजर की हटा दिया जाएगा। ये हो गया 29। 30वें सेंटेंस पर चलते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कीप थ्रोइंग द बक टू अदर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक नाउन फ्रेज हो गई, ऑफिशियल्स नाउन है और गवर्नमेंट हो रहा है एडजेक्टिव। नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। कीप मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसके बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो थ्रोइंग द बक लगा रखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। पास द बक एक फ्रेज होती है, पास द बक, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब फ्रेज लिख देता हूं मैं यहां पर, और इसका मतलब होता है टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम फॉर समथिंग टू समवन एल्स। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम है किसी चीज का, किसी और पर्सन को शिफ्ट कर देना, किसी और पर्सन पर उसे डाल देना। ये मैंने नहीं किया, उन्होंने किया, उनकी गलती है, जैसे हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए था, पासिंग द बक आ जाना चाहिए था। पासिंग हम इसलिए लिख रहे हैं, पासिंग हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए लिखी हुई है क्योंकि हमारे पास ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब चूंकि वर्ब हमें मिल गई, पास लिखी हुई हमें मिल गई वर्ब, तो हमने इस वर्ब को नाउन बनाया और इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए इसको हमने जीरेंड बनाया और वो कर दिया हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और चूंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब था तो इसने, पासिंग ने अपना ऑब्जेक्ट भी ले लिया, द बक, पास द बक। अभी जो पास द बक वर्ब फ्रेज है ये आई है अमेरिकन पोकर से। अमेरिकन पोकर में क्या होता है, 4-5 लोग, जितने भी लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, बक को पास कर देते हैं। बक का मतलब वो काउंटर, उसको पास कर देते हैं। जब उन्हें बैट नहीं लगानी होती है, उनके पास जो कार्ड्स होते हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बैट नहीं लगाते, मतलब मनी को रेज नहीं करते, स्किप कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो वहां से ये आई, ठीक है, पास द बक, कि काउंटर को पास कर दो, मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूं, अगले वाले पर्सन को मनी रेस करने दो या उसको होल्ड करने दो, वो डिसाइड करेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा हूं गेम में, मैं अगली राउंड में सोचूंगा क्या करना है। अमेरिकन पोकर से ये वर्ब फ्रेज आई है, पास द बक। ठीक है, ये हो गए आपके 30 सेंटेंस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ग्रामर के किसी भी पार्ट में अगर आपको ग्रामर के किसी भी पार्ट में या नॉन ग्रामेटिकल पार्ट में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।